हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम अपना एनसीईआरटी की बुक से क्लास 11th का अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 पढ़ेंगे, प्राकृतिक संकट और आपदाएं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। और इसके साथ साथ बेल आइकन भी कर लेना, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुंच जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। प्राकृतिक संकट और आपदाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, सबको पता है सुनामी प्रकोप की तस्वीरें आपने टेलीविज़न पर देखी होंगी। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों ओर जो भूकंप की जानकारी ये भी सबको है। और इस आपदाओं से होने वाले हमारे जान और माल के नुकसान ने हम सबको हिला कर रख दिया था। और ये सारी परिघटनाओं के रूप में क्या है, कैसे घटती है, आपको हम कैसे बचाया जा सकता है इनसे, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं। और इन्हीं सवालों का विश्लेषण हम ये आज के चैप्टर में करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नेचर का चेंज जो है वो रूल है। यह एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पदार्थ हो या अपदार्थ हो, अनवरत चलती रहती है। हमारी जो प्राकृतिक है और सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण है उन सबको प्रभावित करती है। मीन्स आपकी कभी भी ये नहीं रहता कि एक समान मौसम हो, तो हमारी प्रकृति में, नेचर में चेंजेस होते रहते हैं। तो हर प्रोसेस हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिमाण, सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव आपको धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे कि सतलाकृतियों में और जीवों में, और ये बदलाव तेजी गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी कोई विस्फोट हो गया, अचानक से सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया। तो ये आपके ये चेंजेस है जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, ये धीमी गति से भी हो सकते हैं और तेजी से भी हो सकते हैं। इसी प्रकार इनका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक ही सीमित हो सकता है, जैसे आपकी छोटी मोटी आंधी आ गई, करकापात आ गया, टोर्नेडो मीन्स बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। बड़े लेवल पर जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है, बहुत बड़े लेवल पर काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, उस तरीके की चीज़ें। और इनसे भी व्यापक यानी इनसे भी बड़ा क्या होगा, भूमंडलीय उष्मीकरण हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे आप कहते हो, ओजोन परत का हार्श हो गया, जिसे हम देखते भी हैं आजकल। इनके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भी अलग अलग अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन आपके अपेक्षित होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। और जैसे आपकी ऋतुओं में परिवर्तन, आपकी ऋतुएं बदलती है, गर्मी से सर्दी आई, फिर सर्दी के बाद गर्मी आते हैं, फिर वर्षा ऋतु आ जाती है बीच में, तो ये परिवर्तन अच्छे हैं। फलों का पकना अच्छा परिवर्तन है, तभी तो हम फल खाते हैं। और कुछ परिवर्तन आपके बुरे भी होते हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, युद्ध, तो इस तरीके की चीज़ें तो कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और बहुत लंबे समय से मानव को डराए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य हमेशा भयभीत रहा है। ठीक है, इसके बाद आपदा क्या है? तो आपदाएं आपकी एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। यानी मनुष्य का कोई रोल नहीं होता किसी भी प्रकार की आपदा के घटित होने में, मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह थोड़े समय में बिना चेतावनी के घटित होती हैं, और इसकी वजह से जो मानव जीवन के क्रियाकलाप हैं वो आपके अवरुद्ध होते हैं, प्रभावित होते हैं, और बड़े पैमाने पर आपके जान माल का भी नुकसान होता है आपदाओं के आने से। इनसे निपटने के लिए आपकी जो आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा में अधिक परिवर्तन भी करने पड़ते हैं, अधिक कोशिश करते रहते हैं हम इनसे बचने के लिए। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है, कि भगवान करता है, वे सब कुछ करता है, मनुष्य तो उसके आगे असहाय है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों के आगे तो भूगोल में ये चीज़ें काफ़ी टाइम तक अपनी जगह बनाए रही। पर उसके बाद थोड़े ही टाइम में भूगोल के अंदर आपदाओं के फिर ये कहा जाने लगा कि केवल नेचुरल
फोर्सेस या आपदाओं के आने का कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मनुष्य की क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां जो सीधे तौर पर आपदाओं के लिए उत्तरदायी है, जैसे आपके भोपाल यानी मध्य प्रदेश में जो गैस त्रासदी हुई थी, काफ़ी लोग मरे थे। चेरनोबिल नाभिकीय आपदा हुई थी, ये भी बहुत भयंकर थी। युद्ध जो होते हैं, आपका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण आपकी ओजोन परत में, CFC के कारण ओजोन परत जो है उसमें छेद हो गया है। वायुमंडल में गैसें मिलती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी, इन सबसे संबंधित जो आपके पोल्यूशन है, तो ये भी सारी आपदाएं ऐसे उदाहरण हैं जो सीधे तौर पर मनुष्य की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। तो वनों को काटने की वजह से जैसे भूस्खलन और बाढ़, लैंड स्लाइड हो जाता है। वनों को काट दिया तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लग जाती है, जिसे लैंड स्लाइड कहते हैं। बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य, जैसे आपकी कमज़ोर ज़मीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य, अवैज्ञानिक भूमि उपयोग, तो ये कुछ इस तरीके के कुछ मनुष्य क्रियाकलाप है जिनकी वजह से सीधे तौर पर आपदा को प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस और विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों में मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में वृद्धि हुई है। कि भाई टाइम टू टाइम, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपकी जो ये आपदा हैं ये घट नहीं रही, बढ़ रही है। ठीक है, जो आप हमारी ये भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी चीज़ें घटने की वजह बढ़ रही हैं और कई स्तर पर ऐसी ठीक है। तो यद्यपि इस संदर्भ में सफलता मात्र नाम ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। यानी कुछ मानव आपदाएं ऐसी है जिसका आप निवारण कर सकते हो, बाकी सारी की सारी का निवारण होना ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी हमारे हाथ में है, कौन सी नहीं। तो आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इन पर रोक लगाने की संभावनाएं वैसे तो बहुत कम है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका इसके असर को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न लेवल्स पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट भी जिसे कहते हैं। ये अर्थ समिट एग्जाम में पूछा जाता है, अर्थ समिट कब हुआ था। और मई 1994 में योकोहामा में हुआ। जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व लेवल पर संगोष्ठी यानी कॉन्फ्रेंस, और विभिन्न लेवल्स पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ये सारे ठोस कदम हैं। ठीक है, तो ये सारे आपकी भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो में, और ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट हुआ 1994 में। फिर आपका योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये सारे के सारे इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में इसी बात पर चर्चा की गई कि कैसे आप आपदाओं को कम कर सकते हो। प्राय ये देखा गया है कि जो विद्वान होते हैं आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, यदि इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। ठीक है, विद्वान, आपदा और प्राकृतिक संकट दोनों अलग अलग वर्ड है, देखेंगे आगे। तो प्राकृतिक संकट क्या है? प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिससे आपके धन, जन और लोगों को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। ये तेज भी हो सकते हैं और ये पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ, रेगिस्तानों और हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दिशाएं। तो इस तरह की जो आपकी चीज़ें होती हैं इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट की तुलना में जो आपकी प्राकृतिक आपदा होती है वो आपकी और भी अधिक तीव्रता से घटित होती है। बड़े पैमाने पर हमारे जान माल की हानि होती है, सामाजिक तंत्र और जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं, और इन पर लोगों का बहुत कम और कुछ भी नियंत्रण, कुछ भी नियंत्रण नहीं होता मनुष्य का इस तरह की नेचुरल आपदा के ऊपर। ठीक है, तो प्राकृतिक संकट अलग है, प्राकृतिक आपदा अलग है। नेक्स्ट, सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापकीकृत अनुभव होते हैं, और दो आपदाएं न तो समान होती है न ही उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों और सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इनसे निपटता है, अद्वितीय होती है। ठीक है, और इन तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को इंगित करता है। पहला,
पहला तो ये भाई आपकी जो भी प्राकृतिक आपदा है उसके परिमाण, उसका परिमाण मीन्स उसको मापना, उसकी गहनता, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता और उसके द्वारा किया गया होने वाला जो लॉस है समय अंतराल पर बढ़ते जा रहे हैं। तो टाइम टू टाइम ये आपदाएं आपकी कम नहीं हो रही है, इन आपदाओं से होने वाला जो लॉस है, जो हानि है, डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। ओके। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें भाई संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए गए जो भय के प्रति चिंता बढ़ रही है और इनसे आपके जान मान की क्षति को कम करने का भी रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समय अंतराल पर महत्वपूर्ण संकट आया है। प्राकृतिक आपदाओं और संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं और संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे वो आपदाओं के द्वारा सुभेद थे। ठीक है, जहाँ पर आपके प्राकृतिक संकट आते थे वो आपदाओं के द्वारा सुभेद होते थे, यानी उनकी नज़र में ही होते थे। उस समय मानव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, मनुष्य इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था और इन आपदाओं से जो नुकसान है वो भी बहुत कम होता था। और आपकी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत अधिक क्षमता दे दी। परिणाम क्या हुआ? मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया। जिन एरियाज में आपकी ज़्यादा आपदाएं आती है ना, मनुष्य ने उस एरिया में भी अपने क्रियाकलाप यानी अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया, यानी आपदाओं की ये चांसेस को बढ़ा दिया कि भाई यहाँ पर अब आपदा आएगी ही आएगी। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में जो आपके भूमि उपयोग है या भूमि की जो कीमतें हैं, इनके कारण या तटों पर बड़े नगरों और बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई आदि के विकास ने भी इन क्षेत्रों में जो आपके चक्रवात हैं, प्रबंजन है और सुनामी आदि के लिए सुभेद। तो इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी 77.1 में दिए गए आंकड़ों से भी हो सकती हैं, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिमाण को दर्शाता है। तो इस सारणी से स्पष्ट होता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, उन्होंने विस्तृत रूप से जन और धन की हानि की है और इस स्थिति से निपटने के लिए आपके प्रयत्न किए जा रहे हैं और महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा जो क्षति आती है उसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीय प्रतिघात है और अकेले किसी देश में, किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह, तो नेक्स्ट पेज पे, कि वह इन्हें सहन कर पाए। ठीक है, कोई भी अकेला देश ऐसा नहीं है कि सभी तरीके की प्राकृतिक आपदाओं को बर्दाश्त कर जाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्यतः आपके असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंस भी हुई और इसे औपचारिकता भी प्रदान कर दी गई और यही बाद में योकोहामा रणनीति और अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना भी इसे ही कहा गया था। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान से करना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपकी। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं को अनुभव करते हैं, उनका सामना करते हुए उन्हें सहन भी करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को भी कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न लेवल्स पर आपके विभिन्न कदम भी उठाए गए हैं। जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे देखो थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपकी सारणी 71 है, तो यहाँ पे देखो 1948 से अब तक आपकी 12 जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको दिखाया गया है। जैसे आपके रूस में भूकंप आते, चीन में बाढ़, ठीक है, 1948 से 2005 के बीच के डाटा है ये। अलग अलग देशों में अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं को मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद आपकी जो टेबल है 7.2, यहाँ पर आपका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है प्राकृतिक आपदाओं का, तो इनको देख लेते हैं। तो जैसे आपकी बर्फानी तूफान है, ये वायुमंडलीय आपदा है। ठीक है, तड़ित झंझा हो गई, तड़ित टोर्नेडो हो गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गए, सूखा हो गया, कारकापात हो गया, पाला, लू, शीतलहर, ये सारी की सारी आपकी वायुमंडलीय आपदा है। भौमिक आपदा जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, भूसंकलन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी भूमि पर ही तो होती है। हिमगाव हो गया, अवतलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो ये होगा हमारा भौमिक अपरदन। जलीय अपरदन जैसे बाढ़ आ गई, ज्वार आ गया भाई बहुत ज़्यादा ऊंचा, जो आसपास के एरिया को डुबा दिया जिसने, महासागरीय धाराएं हो गई, तूफान आ गए, मोहर्मी, सुनामी आ गए, तो इस तरीके की चीज़ें जलीय आपदा कहलाती हैं। जैविक आपदा मीन्स पौधे और जानवर उपनिवेशिक के रूप में टिड्डियाँ इत्यादि और कीट
ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण जैसे बर्ड फ्लू और डेंगू, इस तरह की चीज़ें हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं जैविक आपकी आपदा में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया हुआ है। एक्चुअली जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक या योकोहामा रणनीति और सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। यूएनओ के जो सभी देश थे उन्होंने अन्य देशों के साथ मिलकर एक बैठक हुई जिसका नाम प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण था और विश्व कॉन्फ्रेंस से 23 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई, जो कि जापान के अंदर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस इसमें आपको केवल इतना याद रखना ये कब हुई और किस शहर में हुई ये आपदा कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड लेवल पर। और दूसरी बात, इसमें आपका किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण से रिलेटेड प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए थे। तो ठीक है, समझ गए भाई। तो हमारी लास्ट लाइन क्या थी, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण कर रहे थे, तो चलो देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदा से और दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान और उनके वर्गीकरण को एक प्रभावशाली और वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता, 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। भारत उन देशों में है जहां सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का भी वर्णन किया गया है। तो देखते हैं एक बार भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती है। वैसे तो आप सबको पता है भारत में बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है, ठीक है, ग्लेशियर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारी प्राकृतिक आपदाएं भारत में। लैंडस्लाइड भी होता है। तो जैसे कि आप पहले चैप्टर्स में कर चुके हो, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रहन सहन, सब कुछ अलग अलग, फिर भी एक हो जाते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला देश है। वृहद भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा। पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से भी जाना जाता है। वृहद आकार और प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता और लंबे समय तक उपनिवेशन और अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन और बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ा दिया गया है। तो भारत में खतरा घट नहीं रहा, यानी डे बाय डे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा डे बाय डे बढ़ रहा है। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक, भूकंप क्या है, कैसे भारत में कैसे आता है। तो भूकंप आपका अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचने, क्योंकि एकदम से आ जाता है, जानकारी मिले इतने तो वो आके भी चला जाता है, और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। आपने ये बुक का नाम दिया हुआ, इसको छोड़ो। जो भूकंपों की जो उत्पत्ति होती है वो विवर्तनिकी से संबंधित है। ये विध्वंसक होते हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। नीचे हलचल होती रहती है ना, तो इसी तरह की हलचल को ज्योग्राफी में विवर्तनिक हलचल कहते हैं। इनकी तुलना में ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं, चट्टान गिरने, भूसंकलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ज़मीन नीचे धंस गई, अवतलन हो गया ज़मीन का, सबडक्शन हो गया, विशेषकर खदानी वाले एरियाज़ में, बांध और कोई बांध है, कोई जलाशय है, वो नीचे बैठ गया। तो इस तरीके से जो आने वाला वो भूकंप है वो आपके कम क्षेत्र को प्रभावित करता है, नुकसान भी कम पहुँचाता है, ठीक है। जैसे इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर की ओर खिसक रही है। आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो मैंने अपने चैनल पर भी करवा रखी है, जो बच्चे ने नहीं किए तो वहाँ से कर लेना। इंडियन प्लेट आपकी प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर खिसक रही है। परंतु उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके लिए अवरोध पैदा करती है। उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लोक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह भी होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव भी बढ़ता रहता है और दोनों ही प्लेटों के बीच लोक भी टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। मीन्स आपकी एक ऊपर आती है यूरेशियाई वाली प्लेट, नीचे आती है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है, ठीक है। भारतीय प्लेट आपकी प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक जाती है और उत्तर में आपकी कौन सी है, यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है, तो दोनों के किनारे फिर लोक हो जाते हैं और इस वाले एरिया में आपके भूकंप फिर आते हैं, ठीक है।
तो लोग टूट जाता है, फिर आपका भूकंप आ जाता है। तो इससे प्रभावित राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग उपमंडल और उत्तर पूर्व भारत के जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, आपका असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो इस तरीके के जो भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्य हैं ये इसमें शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त जो मध्य पश्चिमी क्षेत्र है, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ प्रचंड भूकंप देखने को मिले हैं। लंबे टाइम तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आपका सबसे पुराना और सबसे स्थिर और सबसे प्रौढ़ भूभाग माना जाता है, यहाँ पर पहले कभी भूकंपों की व्याख्या करने में भी कठिनाई महसूस करते थे, परंतु कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद महाराष्ट्र के नज़दीक जो भीमा है, भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है भाई भीमा नदी, इसके साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई और इसके साथ एक ऊर्जा का संग्रह होता है। और जब ये ऊर्जा मुक्त होती है ना, यानी ऊर्जा जब ये बाहर निकलती है, तब आपके भूकंप का कारण ये ऊर्जा बनती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपकी जो इंडियन प्लेट है वो टूट रही है, ठीक है। ये आपका न्यू सिद्धांत है, न्यू थ्योरी है। तो इंडियन प्लेट क्या हो रही है? टूट रही है। अब राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग और भारत सरकार और इसके साथ कुछ समय पहले बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को 5 भूकंप जोन में डिवाइड किया। तो पहले अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, दूसरा अधिक, फिर तीसरा मध्यम, फिर निम्न, फिर बिल्कुल आपका अधिक लो। तो इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में यानी आपके अति अधिक और अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं, ठीक है। भूकंप सुभेद क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र अरेरिया, आपके उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी, कच्छ, गुजरात का कच्छ, तो इन सब एरिया में आपके भयंकर तूफान आते हैं। जो भी ये सारे एरियाज हैं ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार अधिक जोखिम क्षेत्र में आते। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि भाई जो हरियाणा है वो किस जोन में आता है। तो देखो आपका हरियाणा, तो हरियाणा आपके अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आता है। किस में आता है? अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में। देश के बचे हुए भाग जो जैसे मध्य भाग है और ये आपके निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा दक्कन का पठार, ये एक स्थिर भूभाग में पड़ता है, इसको जल्दी से हिलाया नहीं जा सकता, इतना कठोर माना जाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। फिर भी प्रायद्वीपीय पठार में भी अब अच्छे खासे भूकंपों का आते रहते हैं। तो भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, भूकंप के साथ हमारा भय जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से भूमि पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरियाज में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न केवल बस्तियां, बुनियादी ढांचे, आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आपके उद्योग यानी इंडस्ट्रीज और अन्य विकासशील क्रियाएं, एक्टिविटीज़ को ध्वंस बिल्कुल विनाश कर देता है, परंतु लोगों की पीढ़ियों से यानी जो लोग पीढ़ियों से चीज़ों को बचा के आ रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी नष्ट कर देता है और लोगों को बेघर भी कर देता है। और इससे विकासशील देशों की कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर और भी अधिक गहरी चोट पड़ती है, ठीक है। तो ये देख लो, ये आपके सामने मैप है भारत के अंदर भूकंप संभावित क्षेत्र। तो आप देख सकते हो कि भारत की सबसे अधिक क्षति, ये जो ब्लैक वाले एरिया से, तो गुजरात का कच्छ, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 7 उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है। अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में इनके आसपास वाला सारा एरिया आ जाता है अधिक क्षति वाले में, पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट और ये वाली पूरी बेल्ट, ठीक है। मध्यम क्षति वाले ये जो बिल्कुल खाली छोड़ा गया है, तो ये आपके मध्यम क्षति वाले क्षेत्र है, जैसे ये वाला और आपका ये, ठीक है, ये वाला पूरा एरियाज और इधर ये वाला। उसके बाद देखते हैं हम निम्न क्षति वाले, तो ये वाला जो चेक है ये आपके निम्न क्षति वाले एरियाज हैं और बिल्कुल कम, तो बिल्कुल कम भूकंप जहाँ पर ना आने की संभावना बिल्कुल कम है। ये मध्य वाला एरिया, ये दक्षिण पठार वाला एरिया, ये सारा पठारी वाला ही एरिया, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है। तो ये सारे पठारी एरिया जो कि स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं काफ़ी, तो इन एरियाज में भूकंप के आने की बहुत कम संभावनाएँ देखी जाती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। भूकंप के प्रभाव,
तो भूकंप आपके जिन क्षेत्रों में आते हैं वहाँ पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रभाव भी हैं, जैसे आपकी दरारें पड़ जाती हैं, बस्तियाँ खिसक जा रहे हैं, उलटना, आंकुचन, निपात, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में नहीं आता। अब आगे देखो, इसके अतिरिक्त जो भूकंप है उसमें कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं। पृथ्वी का भूपटल पर धरातलीय भूकंप तरंगे दरारें डाल देती है, जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबो देता है। भूकंप के कारण जो भूस्खलन है वो भी हो जाता है, यानी लैंडस्लाइड, यानी भूमि भी अपने स्थान से खिसकने लग जाती है, जो आपकी पहाड़ियाँ होती है वो, और नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध करके जलाशयों में बदल देती हैं। कई बार नदियाँ इन लैंडस्लाइड होता है ना, तो नदियों का रास्ते कई बार नदियों के रास्ते में नदियों का पानी बह रहा होता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाएगा तो नदियों के पानी को रोक देता है, जिससे बाद में बाढ़ की संभावनाएं भी हो जाती हैं। तो जिससे प्रभावित क्षेत्र में आपकी बाढ़ या आपदाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप न्यूनीकरण दूसरी आपदाओं की तुलना में आपका भूकंप अधिक विनाशकारी माना जाता है, चूँकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था को भी खत्म कर देता है। इससे लोगों को राहत पहुंचाना भी कई बार कठिन होता है, लोग मलबे में दब जाते हैं, उनको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता और इसके लिए विकल्प केवल इतना बचता है भूकंप से बचने के लिए। देखते हैं क्या विकल्प हैं। इस आपदा की निपटने की तैयारी पहले से ही रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को भी कम किया जाए। तो किस प्रकार के तरीके हैं? तो भाई भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके तुरंत कि भाई भूकंप आ सकता है। जीपीएस, अब देखो जीपीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, तो फुल फॉर्म देख लेना। जियोग्राफिकल पोजिशनिंग, तो इसकी मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सकता है। और दूसरा, जीपीएस की सहायता से तो हम पता लगा लेंगे। नेक्स्ट है भाई आपके देश में जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं उनका पता लगाकर मानचित्र मैप तैयार किए जाएं और जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए और इसके प्रभाव को भी कम करने के बारे में शिक्षित किया जाए लोगों को। तीसरा, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में भी सुधार लाना। ठीक है, और ऐसे क्षेत्रों में आपकी जो ऊंची ऊंची इमारतें और बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। फोर्थ, जो आपके भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुबद्ध क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। ओके, तो ये था हमारा भूकंप। तो इसके साथ साथ हम छोटा सा सुनामी भी कर लेते हैं, क्योंकि है ना कई बार सुनामी भूकंप से रिलेटेड ही होती है, क्योंकि आपके समुद्रों में जब भूकंप आता है तो उसे हम सुनामी कह देते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिसे सुनामी या भूकंपीय समुद्री तरंगें लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में ये जल तरंगों की एक श्रृंखला से बन जाती हैं, क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, महासागरीय जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। ठीक है, महासागरीय जो लहरें हैं वो कैसी रहेगी, ये काफ़ी हद तक जल की गहराई पर निर्भर रहता है। इसकी गति उथले समुद्र में यानी ऊपर वाले समुद्र में ज़्यादा होती है और गहरे समुद्रों में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग भी इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय एरियाज में ये तरंगें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और नुकसान भी पहुँचाती हैं। समुद्र में जैसे जल पोत कर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भागों में तो जो सुनामी है वो महसूस भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की लंबाई इतनी अधिक होती है और ऊंचाई भी कम होती है। ठीक है, गहरे समुद्रों में तो सुनामी महसूस नहीं होती क्योंकि वो पहले ही बहुत गहरे होते हैं, तो वहां पर ज़्यादा पता नहीं चलता। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊंचा उठा सकती है और वह भी आपकी कई मिनट तक। इसके विपरीत जब सुनामी आपके उथले समुद्र में आती है, यानी ऐसे समुद्र में जो आपका कम गहरा होता है, वहां पर जब सुनामी आती है तो तरंग की लंबाई कम होती चली जाती है, समय वही रहेगा, तरंग की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर और इससे भी अधिक हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में आपकी भीषण तबाही होती है और इसीलिए इसे उथले जल की तरंगे भी कहते हैं। तो वहाँ पर समुद्र की गहराई कम होती है, इसलिए लहरें और भी अधिक ऊंचाई तक उठ जाती हैं और जहाँ पर गहरा समुद्र होता है तो वहाँ पर सुनामी का ज़्यादा पता नहीं चलता। सुनामी आमतौर
ऊपर आपका जो प्रशांत महासागर है इसके कोस्टल एरिया पर, जैसे जहाँ पर अलास्का है, जापान है, फिलीपाइन है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, इसके दूसरे द्वीप है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों, तो इन सारे एरियाज में आमतौर पर सुनामी देखने को मिलती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है, यानी छोड़ देती है, जिससे समुद्र का जल तेजी से तटीय एरियाज में घुस जाता है, क्योंकि उस जल में वो ऊर्जा भर जाती है और वो ऊर्जा उसको अपने साथ खींच कर ले जाती हैं और बंदरगाह जो आपके शहर, कस्बे और अनेक प्रकार के जो ढांचे हैं, इमारत है और बस्तियों को भी तबाह करता है। चूँकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या वो सघन होती है और ये क्षेत्र आपकी बहुत सी मानव गतिविधियों के भी केंद्र होते हैं। अतः यहाँ दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी आपके अधिक जान माल का नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान एक चैप्टर में दिया होगा, तो आगे कभी आएगा तो पढ़ लेंगे। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, परंतु इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है, बहुत वृहत है। किसी अकेले देश और सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना संभव नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपकी सुनामी से लड़ा जा सकता है। जैसे कि 26 दिसंबर 2004 में आई जो सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो आपका सुनामी और भूकंप मैंने कम्प्लीटली आपको करा दिया है और आपको समझ में भी आ गया है, और जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाओं से ईजिली सारे कवर हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसे पढ़ लो। एनसीईआरटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। सो केयरफुल होके अगर करोगे ना तो आगे फ्यूचर में आपको ही फ़ायदा देगी ये चीज़ें इस तरीके की, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। और भैया अब आपकी एक बात और, आप जियो का पेड कोर्स अवेलेबल है नेट लेवल और पीजीटी लेवल का। जो स्टूडेंट इच्छुक है नेट लेवल और पीजीटी लेवल का जियो का पेड कोर्स लेने की, तो वे अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहां से पेड कोर्स ले सकते हैं। आपको कम्प्लीटली जियो करवाई गई है इसमें नेट लेवल की और पीजीटी लेवल की। पीजीटी लेवल आपके DSSB, KVS, NVS, HTET और इसके साथ अदर स्टेट जितने भी एग्जाम है सबके लिए बेनिफिशियल है, तो वहाँ से कर लेना। उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में भी आप मेरे साथ जुड़ सको और मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सको और अपने एग्ज़ाम क्रैक कर सको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।